हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सम एमसीक्यूज रिलेटेड टू चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है जी, हमारे पास जो टर्म वन है वो कंप्लीटली आपको पता ही एमसीक्यू बेस्ड है, तो हमारी आज की क्लास जो है वो एमसीक्यूज पे ही होगी चैप्टर वन के। ठीक है, सो दीज आर द एमसीक्यूज, लेट अस सी। हमारे पास ये जो चैप्टर है, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आपके एमसीक्यूज जो है वो कोई कुछ अलग चीज नहीं होने वाली। अगर आपने अपनी एनसीईआरटी को या किसी रेफरेंस बुक को, वैसे पहली प्रेफरेंस आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी को अगर आप अच्छे से लाइन बाय लाइन रीड करते हैं तो आई कैन एश्योर यू कैन इजिली स्कोर 80% आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको उससे ऊपर स्कोर करना है तो एग्जाम्पलर भी है आपके पास, उसको आप रीड कीजिए, उसके क्वेश्चन कीजिए। यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन जो हमें डिफरेंट बुक से मिले हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो मैंने उसकी पीडीएफ बनाई है आपके लिए, और इनको हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू दी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल चेंज। तो ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्टली किस पे आ गया, फिजिकल और केमिकल चेंज पे। ठीक है, आपने लेक्चर्स अगर देखे होंगे चैप्टर से रिलेटेड, जो हमारी पहली वीडियोस हैं, तो आपको वहां पर करवाया गया था कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली उस पे है। सो लेट अस सी द ऑप्शन। डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड क्या होता है, खाने का एक तरह से डाइजेस्ट होना, ब्रेक होना। तो आपने पढ़ा है इस चीज को, लाइव प्रोसेस आपका जो चैप्टर है उसमें आपने क्या पढ़ा है, हमारी बॉडी में कुछ बायोकेमिकल्स होते हैं जिनको हम एंजाइम्स बोलते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक करते हैं, और ये एक केमिकल चेंज होता है। पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स, फैट्स को ग्लिसरॉल में इस तरह से चेंजेस होते हैं, तो ये श्योरली आपका क्या है, केमिकल चेंज है। अच्छा, उसने बोला है कि विच डज नॉट इन्वॉल्व केमिकल चेंज। ठीक है, एक टिप मैं आपको और दूंगा कि एमसीक्यूज को जब भी आप कर रहे होते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप एक क्वेश्चन को एक ही बार रीड करें और ध्यान से रीड करें। हम अक्सर ऐसी गलती करते हैं कि हम क्वेश्चन को पहली बार ध्यान से नहीं पढ़ते, उसको एक बार और पढ़ेंगे, फिर एक बार और पढ़ेंगे, और ऐसे हमारा टाइम वेस्ट होता है। हमारे पास टाइम की बड़ी दिक्कत है। आपको अराउंड 40 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 60 मिनट्स देते हैं, तो ऑन एन एवरेज आपको एक क्वेश्चन पे 1.5 मिनट मिलता है, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। कुछ क्वेश्चन आपके शायद 30 सेकंड्स में हो जाएं, कुछ क्वेश्चन 2 से 3 मिनट भी ले लें, तो आपको ये सारे का सारा बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को कोशिश कीजिए एक ही बार रीड करने की और अच्छे से रीड करने की। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि किसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता मेरा क्या, केमिकल चेंज, तो मैंने उसको अंडरलाइन कर लिया, डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल चेंज। तो पहले वाला होता है डाइजेशन ऑफ फूड। दूसरा प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ये भी आपको पता है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये भी क्या है आपका एक केमिकल चेंज। तीसरे वाला बर्निंग ऑफ कैंडल, बिल्कुल सही, ये तो आपका सबसे पहला एग्जांपल है केमिकल और फिजिकल चेंज को डिफरेंशिएट करने के लिए। मैंने जो आपको वीडियो में समझाया था, मैंने इसी के थ्रू समझाया था आपको। बर्निंग ऑफ कैंडल में क्या होता है, कैंडल को आप पहले वे करोगे तो मान लो वो 10 ग्राम की है, बर्न होने के बाद वैक्स सारा पिघल जाता है, आपको लगता है कि भैया जो वैक्स पहले सॉलिड फॉर्म में था वो मेल्ट हुआ, पिघल गया, और वो दोबारा से क्या हो गया, फिर से सॉलिडिफाई हो गया। तो बट अगर आप उसका मास या उसका वेट मेजर करोगे तो देयर विल बी अ लॉस। 1 ग्राम का लॉस हो गया, लेट सपोज करो, लॉस कितना भी हो सकता है। तो 1 ग्राम का लॉस क्यों हो गया, क्योंकि आपका जो वैक्स था वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 गैस बना के रफू चक्कर हो गया, तो वो भी हमारा क्या है, केमिकल चेंज। तो वी आर लेफ्ट विद ओनली द लास्ट ऑप्शन। और अगर देखा जाए मेल्टिंग ऑफ कैंडल, ये फिजिकल चेंज है, यहां पे ये बोल रहा है कैंडल का सिर्फ मेल्ट होना। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, बिल्कुल हमारा राइट आंसर, दैट इज मेल्टिंग ऑफ कैंडल। ये हमारा एक ऐसा चेंज है, ये प्योरली फिजिकल चेंज है, यहां पर सिर्फ स्टेट का चेंज हो रहा है। ठीक है जी, चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय। आपको ये भी बताया गया था कि केमिकल रिएक्शन की क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर है। अब अगर आपको याद हो तो क्विकलाइम और वाटर का जो केमिकल रिएक्शन है वो मैंने आपको कहां बताया था, आपने देखा होगा, आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं तो वहां पर एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है, उसको वाटर के साथ मिक्स करके वॉल्स पे लगाया जाता है, उसको बोला जाता है चूना। ठीक है, वो जो हमारे ऐसे करके जो हम वो करते हैं वो भी चूना होता है। ठीक है, तो ये वही चूना है। अब आप उस चूने को क्या करोगे, पानी में मिक्स करोगे, तो जो ये रिएक्शन है ये आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, सो अब देखते हैं उसने बोला क्या है, यहां पे क्या क्या हो सकता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, बताइए जरा, हमारा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसमें होता है आपका CaO प्लस H2O गिव्स CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, और साथ में क्या होता है आपका, हीट प्रोड्यूस होती है। तो क्या यहां पर कहीं पर इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही है, नो, सो ये राइट ऑप्शन नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ स्लेक लाइम प्रेसिपिटेट,
आपका ये जो लाइन बनता है ये बिल्कुल स्लेक्ड लाइन है, बट ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नहीं होता, ये आपका एक व्हाइट कलर का सॉल्यूशन होता है, प्रॉपर्ली उसमें मिक्स्ड होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर आपका चेंज इन कलर, क्या कलर में चेंज आया, पहले जो वो चूना था वो व्हाइट कलर का था, सॉल्यूशन है वो व्हाइट कलर का है, तो कोई चेंज आया नहीं आया। सो मेरे पास जो लास्ट ऑप्शन है वो क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, एंड माय डियर दिस इज द राइट ऑप्शन। आपको मैंने बताया कि क्या प्रोड्यूस होती है, हीट, पहले हीट नहीं थी, अब क्या है, हीट। जो वो कंटेनर है जिसमें आपने उसको मिक्स किया है चूने को, वो गर्म हो जाएगा। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इजी था। चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस आर बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई वन ऑफ द फॉलोइंग लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन। देख लेते हैं जी। आपको याद होगा ये चीज भी आपको चैप्टर में करवाई गई थी कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के पीछे जो पर्पस होता है वो क्या होता है, कौन सा लॉ होता है। ये मैंने बताया था कि लॉ आपको 9th क्लास में कराए गए थे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। भैया दो लॉ थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ठीक है जी, एक आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन भी होता है जो आपको हायर क्लासेस में कराया जाएगा, बट 9th क्लास में आपको ये दो लॉ कवर कराए गए थे। तो ये तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे आप, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बिल्कुल सही, और आपको दूसरा कोई टिक करने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज द राइट आंसर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन द कोरोजन ऑफ आयरन मेटल इज दैट। मतलब आपका आयरन मेटल का जो कोरोजन है, ये आपका एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक है, जहां पे हम उससे पहले हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन के बाद हम क्या करते हैं, दो टॉपिक करते हैं, रेंसिडिटी और साथ में क्या होता है आपका कोरोजन। मैं केमिकल इक्वेशन लिख के दिखाता हूं आपको। इसमें क्या होता है, आपका Fe होता है, साथ में आपका XH2O होता है, और आपको मिलता क्या है, Fe2O3, साथ में आपका O2 भी होगा, और डॉट XH2O मिलता है। यहां मैं इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर रहा, उसकी नीड नहीं है, हमें थोड़ा सा टाइम का भी हिसाब किताब रखना है। तो वी आर गोइंग टू गेट दिस थिंग एंड दिस इज कॉल्ड कोरोजन। ठीक है, इसमें XH2O का मतलब ये है कि डिपेंडिंग अपॉन दी प्लेस टू प्लेस देखा जाए तो आपको पता है मॉइस्चर हर जगह का अलग होता है। कहीं पर मॉइस्चर ज्यादा हुआ तो शायद ही आपका 3H2O, 4H2O, 5H2O, 6H2O हो सकता है। ड्राई एरिया में मॉइस्चर थोड़ा सा कम होगा तो वहां पे कम H2O होगा। तो ये चीज वेरिएबल है, बट रस्ट आपका रहेगा यही Fe2O3, आपकी फेरिक ऑक्साइड, साथ में आपका XH2O। ठीक है जी। अच्छा, तो यहां पर हमारे पास क्या है कि रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन द कोरोजन ऑफ मेटल इज दैट। ये रिएक्शन किस टाइप का होता है, एक तो आप देख सकते हो कि इसमें आपका वाटर है और दूसरा इसमें क्या है, आपका ऑक्सीजन है, और ये सारे के सारे आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ है। ठीक है जी। तो हमारा इसमें कॉम्बिनेशन कहां पर है, ये रहा कॉम्बिनेशन हमारा, वैसे यहां भी था बट यहां पे रिडक्शन है, और एक कॉम्बिनेशन हमारा यहां भी है। ठीक है, और साथ में क्या है हमारा ऑक्सीडेशन। अच्छा, दूसरा क्या है इसके अंदर कि जनरली हमारा जो ये रिएक्शन है, आपको मैंने बताया गया था कि आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपका सोलोली नहीं होता, ये हमारे क्या होते हैं, दोनों एक साथ अक्कर करते हैं। बट यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन एंड कॉम्बिनेशन होगा। कॉम्बिनेशन आपका क्या है, सारे के सारे रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए कॉम्बिनेशन है। और साथ में आप क्या लोगे, इसको ऑक्सीडेशन लोगे, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। ठीक है जी। चलिए जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन क्या है हमारा, द टर्म यूज्ड टू इंडिकेट द डेवलपमेंट ऑफ अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, इन फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इज ड्यू टू द एरियल ऑक्सीडेशन इज। एरियल ऑक्सीडेशन, हमारी जो हवा है उसमें जो ऑक्सीजन है उसकी मदद से आपका जो फूड आइटम्स हैं वो क्या हो जाते हैं, उनके अंदर बैड टेस्ट और फाउल स्मेल आता है। तो ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपका लास्ट टॉपिक है ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेरी फेमसली रेंसिडिटी। तो विदाउट एनी डाउट आपका ऑप्शन रेंसिडिटी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। द टर्म यूज्ड टू इंडिकेट द टर्म यूज्ड टू इंडिकेट द डेवलपमेंट ऑफ, अच्छा ये तो हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हम। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज, अब रेस्पिरेशन क्या होता है उसका केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं। तो ग्लूकोज लिखोगे आप C6H12O6, साथ में आपका क्या होगा O2, और यहां पे आपको क्या मिलता है 6CO2 और प्लस 6H2O, और साथ में आपको क्या मिलती है एनर्जी। ठीक है जी,
ये फोटोसिंथेसिस का जस्ट अपोजिट होता है रेस्पिरेशन में, आपकी बुक्स में ये चीज मेंशन भी है, ठीक है। सो हमारा जो ये प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन है ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, एक तो हमारे पास है ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंडोथर्मिक, एक है रिडक्शन एक्सोथर्मिक, एक है कॉम्बिनेशन एंडोथर्मिक और एक है ऑक्सीडेशन एक्सोथर्मिक। तो पहली बात तो हीट निकल रही है, तो एक्सोथर्मिक तो ये होगा ही होगा। तो इसमें एक्सो के ये दो ऑप्शन है, एक तो ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है, एंडो तो ये बिल्कुल भी नहीं है। और फिर से इसमें क्या है आपका ऑक्सीडेशन एक्सोथर्मिक और रिडक्शन एक्सोथर्मिक। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं ऑक्सीजन आपका यहां पे कंबाइन हो रहा है ग्लूकोज के साथ, तो ये फिर से आपका क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन एक्सोथर्मिक, ठीक है जी। इजी क्वेश्चन। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following can be decomposed by the action of light। हमने एक रिएक्शन पढ़ा था डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है, और ये चीज यहां पे क्लियर भी है डीकंपोज, तो मतलब ये कौन सा रिएक्शन हो गया डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन में आपने तीन टाइप पढ़े थे, एक आपका क्या था थर्मल डीकंपोजिशन, एक आपका क्या था फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन और तीसरा आपका क्या था इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन, ठीक है। तो हमारे पास जो फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन था उसमें आपको एक केमिकल दिया गया था AgCl या AgBr या AgI, ठीक है। ये जो तीनों हमारे केमिकल थे ये जैसे ही सन के एक्सपोजर में आते थे तो ये क्या हो जाते थे ब्रेक हो जाते थे, और इसको हम यूज भी किया करते थे, इसकी एप्लीकेशन भी थी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। और एक और इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में जो ये है इसकी स्टोरेज पे क्वेश्चन बनता है कि इसको स्टोर कहां करते हो आप, तो हमने डिस्कस किया था कि इसको हम डार्क रूम में स्टोर करते हैं जहां पे लाइट ना पहुंचे, क्योंकि जैसे ही लाइट पहुंचेगी तो ये क्या हो जाएगा डीकंपोज, अपनी प्रॉपर्टीज क्या कर देगा लूज। सो द ऑप्शन वुड बी डायरेक्टली AgCl विदाउट एनी डाउट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर डिकम्पोजेज इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनटू H2 एंड O2, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, फिर से डिकम्पोजिशन रिएक्शन आ गया, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है तो डिकम्पोजिशन कौन सा हो जाएगा इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इसके ऊपर मैंने आपको बकायदा एक्टिविटी कराई है, तो एक तो हमने इसको टॉपिक को क्लासेस में कवर किया था, आपका जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन था मतलब उसके टाइप जो थे वहां पे कवर किया था। अच्छा दूसरा इसको मैंने आपको अलग से एक लेक्चर लिया था एक्टिविटी के ऊपर, प्रॉपर हमने सेटअप बना के उसमें क्या किया था इसको परफॉर्म किया था। तो वहां पर हमारा क्या था, हमने इस तरह से दो टेस्ट ट्यूब्स ली थी, उनके अंदर आपने इलेक्ट्रोड्स रखा था, ठीक है, फिर आपने इसको करंट दिया था। एक टेस्ट ट्यूब में हमारे पास ज्यादा गैस थी, एक टेस्ट ट्यूब में हमारे पास कम गैस थी। मैंने आपको सिंपल सी ट्रिक बताई थी कि हमारे यहां पे क्या होगा, एक तो एनोड होगा एक कैथोड होगा। अब हमें पता कैसे रहे कि कौन सी गैस कहां इवॉल्व हुई है, तो मैंने कहा था A फॉर एनोड एंड O फॉर ऑक्सीजन, दोनों क्या हैं वॉवल्स हैं, याद रखिए चीज को, दोनों क्या हैं वॉवल्स। अच्छा C फॉर कैथोड एंड H फॉर हाइड्रोजन, ठीक है जी, तो ये दोनों क्या हो गए आपके कॉन्सोनेंट्स। तो इसमें ऐसा है, इसमें गैस जो थी आपकी ज्यादा थी और इसमें गैस जो थी आपकी कम थी। एंड द रीजन वाज जब आपके दो मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं 2H2O जब आपका ब्रेक होता है तो वो 2H2 देता है और साथ में क्या देता है 1O2 देता है, ठीक है। तो जो उनकी वॉल्यूम की रेशो थी वो क्या थी 2:1 थी, तो ये क्वेश्चन उसी पे है। अच्छा ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन कौन सा है, तो इसको क्या कहा जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। थर्मल तो हम बोल नहीं सकते, हीट थोड़ी यूज कर रहे हैं हम। अच्छा फोटोकेमिकल भी नहीं बोल सकते, लाइट नहीं यूज कर रहे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये तो नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे डिस्प्लेसमेंट कुछ हो नहीं रही है। अगर ये डीकंपोजिशन बोलता, जब वो डीकंपोजिशन है तो वो सेम टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा। सो द ऑप्शन लेफ्ट इज इलेक्ट्रोलिसिस और ये होता भी वही है, ठीक है जी। चलो जी नेक्स्ट हमारे पास आ गया बैलेंसिंग का क्वेश्चन है Fe+H2O। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है और जहां पर बैलेंसिंग सिखाई गई है वहां इसी को एग्जांपल लेके बैलेंसिंग सिखाई गई है, ठीक है। तो ये तो आपको वैसे ही याद हो जाना चाहिए कि आप बार बार उस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। बट एनी हाउ अगर आपको नहीं भी याद है तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए जी, तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने आपको सॉल्व करने के दो मेथड सिखाए थे, एक था अलजेब्रिक और एक था हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल सदाबहार है, क्वेश्चन जब आपको लगता है कि आपका सॉल्व हो रहा है, आपके आंसर आ रहे हैं मन मुताबिक आपके, तो हिट एंड ट्रायल बेस्ट है। अगर आपका आंसर नहीं सही आ रहा, ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा, तो देन यू कैन गो फॉर अलजेब्रिक। बट अलजेब्रिक मेथड जो है आप पेपर के लास्ट में ट्राई करोगे क्योंकि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। चलो लेट्स मेक अ टेबल। ये रही मेरी टेबल, इसमें बनेंगे 3 कॉलम एज यू नो। पहले वाले में एलिमेंट, फिर उनका रिएक्टेंट में काउंट,
और फिर उनका प्रोडक्ट में काउंट। ठीक है जी। तो एलिमेंट कौन है मेरे पास, Fe है, यहां पे एक तो आपका Fe है, एक आपका H है और एक आपका O है। तो ये H हो गया और ये O हो गया। अब मुझे रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ क्या लिखने हैं, एटम्स लिखने हैं। तो Fe यहां पर कितना है हमारे पास, एक ही है। अगर मैं यहां पे लिखूं तो मैं X भी ले सकता हूं। वैसे उसने क्या किया हुआ है यहां पर, बट स्टिल चलो लीव इट, हम इसको वही लेंगे, फिलहाल 1 ही लेंगे। अच्छा, H हमारे पास क्या हो जाएगा 2 और O हमारे पास क्या हो जाएगा 1। और यहां पे देखेंगे आप तो Fe आपका 3 हो गया, H यहां पे आपका 2 हो गया और O आपका कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है। सो द मोस्ट अनबैलेंस्ड पार्ट इज O आपका सबसे ज्यादा अनबैलेंस्ड है। तो यहां पे आप O को बैलेंस कैसे कर सकते हो, अगर आप यहां पर 4 यूज करते हो, यहां पे आप 4 मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बट यू कैन सी कि यहां पे आपका 4 लिखने से ये 4H2O बन जाता है। तो O के साथ तो 4 आ गया, H के साथ भी 4 आ गया। तो यहां भी आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो ये तो बैलेंस हो गया। अब इसका क्या, यहां भी 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब यहां पे 4H2 लिखेंगे आप। ठीक है। चलिए अब यहां पे 4H2 लिखने से, क्योंकि H2 के साथ कोई और एलिमेंट नहीं कंबाइंड था, तो इट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस, वो एज इट इज रहेगा। लास्ट हमारे पास क्या बच गया, प्रोडक्ट। तो Fe क्या, तो यहां पे आपका ये 3 है, इसको भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम हो जाएगा इन दिस वे। तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा, 3Fe आ जाएगा। सो विल दैट मेक अ डिफरेंस टू एनी ऑफ द अदर एलिमेंट, नो, क्योंकि Fe क्या है आपका अकेला। सो इन दिस केस आपका x कितना आ गया, 3 आ गया। अच्छा, y कितना आ गया आपका, 4 आ गया। और यहां पे z कितना आ गया आपका, 4 आ गया। सो 3 4 4, और वो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए। सही है, बैलेंसिंग है, हिट एंड ट्रायल से बड़ी इजीली हो जाती है। इन केस अटक भी जाए कहीं पर तो एल्जेब्रिक मेथड लगाएंगे हम। ठीक है, बट एज एन एडवाइस एल्जेब्रिक मेथड थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसको आप लास्ट में ट्राई करेंगे उस क्वेश्चन को, फिलहाल के लिए उसको छोड़ देना। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं हम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट अबाउट द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है जी, तो इसमें हमारे पास क्या है, जिंक है, वो FeSO4 से रिएक्ट कर रहा है। अच्छा, उसने क्या बोला है, यहां पे उसने इज और आर कहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक स्टेटमेंट गलत हो, या हो सकता है 2 स्टेटमेंट गलत हो, क्योंकि उसने लिखा है नॉट करेक्ट, मतलब रॉन्ग। ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, करेक्ट और नॉट करेक्ट में कंफ्यूज नहीं होंगे। MCQ है, ठीक है, एग्जाम में हम बैठे हैं तो हमारे ऊपर मेंटल प्रेशर वैसे ही बहुत हाई होता है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए जी, तो उसने बोला है कि इज आर नॉट करेक्ट, एक भी हो सकती है इक्वेशन, 2 भी हो सकती है। चलो जी, सो इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ट्रू, जिंक Fe को डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये करेक्ट है। उसने पूछा है नॉट करेक्ट। इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखें तो यहां पे आपको लगेगा कि सर ये रिडॉक्स रिएक्शन कैसे हुआ। याद कीजिए मैंने आपको क्या बताया था लेक्चर में, जब चैप्टर के लेक्चर हो रहे थे, जो कि आपके पास अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, आप जाके सर्च कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लेन देन तक लिमिटेड नहीं है, इसमें मेटल्स का लेन देन भी होता है, नॉन मेटल्स का भी लेन देन होता है। ठीक है, और साथ साथ में आपका जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसका भी गेन और लॉस होता है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस समझते हैं तो आप इसको क्रैक कर सकते हैं। अब देखिए जरा यहां पर क्या है, पहले जिंक है, ठीक है, वो यहां पर एक न्यूट्रल एटम है, बट यहां पर क्या हुआ, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, SO4 को। तो ये जिंक 2 माइनस होके क्या बन जाएगा, Zn2+। अगर आप यहां पे देखें तो FeSO4 के साथ ऑलरेडी कंबाइंड है, तो यहां पे Fe2 पॉजिटिव है। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं और ये क्या बन रहा है आपका, Fe बन रहा है। दिस इज द गेम, दिस इज द गेम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन विदाउट एनी डाउट। इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, गेन और लॉस हो रहा है, तो इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, Zn इज रिड्यूसिंग एजेंट। Zn इज रिड्यूसिंग एजेंट। यहां से जरा देखिए, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और जो ऑक्सीडाइज्ड हो, मतलब कि यहां पर ये क्या हो रहा है आपका, Zn वाला केस जो है ये आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना। और जहां ऑक्सीडेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज्ड। और जो ऑक्सीडाइज्ड होता है वो किसका एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो मतलब ये स्टेटमेंट सही है, FeSO4 इज रिड्यूसिंग एजेंट। भैया एक रिएक्शन में एक ही एजेंट तो होगा रिड्यूसिंग, जब हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि जिंक इज द रिड्यूसिंग एजेंट, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो दैट मींस कि दिस इज द राइट ऑप्शन। क्यों राइट ऑप्शन है,
नॉट करेक्ट, जो सही नहीं है। सो दिस इज द आंसर। ठीक है जी, चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आपका ऑक्सीजन होता है वहां पर, ऑक्सीजन उसको हमारा जो आयरन है वो उसको गेन भी करता है और आपकी आयरन की ऑक्साइड भी बनती है, तो ये तो आपका ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व करता है। उसने बोला है डज नॉट इन्वॉल्व, जहां ऑक्सीडेशन नहीं होती। फिर आता है आपके पास रेंसिडिटी ऑफ बटर, इसके बारे में थोड़े से हम अनजान हैं, बट क्योंकि रेंसिडिटी टॉपिक आपके सिलेबस में है तो आपको इसको अब इंक्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, रेंसिडिटी ऑफ बटर जो है, इसमें हमारा क्या होता है, एक तरह से हाइड्रोलिसिस होता है। कार्बोनेट्स कंपाउंड में आप पढ़ोगे हाइड्रोलिसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, तो वहां पे हाइड्रोजन ऐड होता है। तो एक्चुअल में यहां पर जो है हमारे पास रेंसिडिटी ऑफ बटर है, वैसे तो रेंसिडिटी आपकी ऑक्सीडेशन होती है उसके अंदर, बट रेंसिडिटी हमारी दो तरह से होती है, एक ऑक्सीडेशन वाली होती है, एक हाइड्रोलिसिस वाली होती है। तो जो ये है पर्टिकुलर रेंसिडिटी ऑफ बटर, ये हमारी क्या है, हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी है। सो दिस इज द राइट ऑप्शन, इसमें ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व नहीं होती। अगर आप उसके बाद देखें, कॉपर मेटल फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन है इसके अंदर आपका, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड है और आपका साथ में आप कार्बन लोगे तो उसमें हो क्या रहा है, आपका जो ऑक्सीजन है उसका गेन और लॉस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, एप्पल पीसेस टर्न ब्राउन इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो यहां भी आपका एरियल ऑक्सीडेशन है। हमारे बहुत सारे फल फ्रूट ऐसे होते हैं जो वैसे तो उनका कलर कुछ और होता है, बट अगर आप उनको कट करके रख दो या पील ऑफ करके रख दो तो उनका रंग बदल जाता है, जैसे कि आपका देखा होगा आपने बनाना भी होता है। तो ये सारे के सारे एरियल ऑक्सीडेशन से होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज रेंसिडिटी ऑफ बटर। ठीक है जी, चलिए जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आई होप, यस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज आर नॉट करेक्ट? तो एक भी हो सकता है और आपका दो भी हो सकता है। लेट अस सी कितनी होती हैं आपकी, इज और नॉट करेक्ट। ठीक है, तो PbNO3 होल ट्वाइस, साथ में Ki और PbI2 बनेगा और साथ में क्या बनेगा आपका KNO3। ठीक है, तो ये हमारे पास जो रिएक्शन है यहां पे इट इज अ वेरी फास्ट रिएक्शन। PbI2 इज अ येलो PPT, बिल्कुल जी आपने पढ़ा है, ये येलो PPT होता है। और इस रिएक्शन को हम एग्जांपल भी लेते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का, तो ये दोनों तो सही है। उसके बाद इट इज अ वेरी फास्ट रिएक्शन, रिएक्शन फास्ट होता है। जैसे आप दोनों रिएक्टेंट्स को मिक्स करते हो तो रिएक्शन स्टार्ट्स फास्ट, मतलब ये है कि जैसे ही आप चीजों को मिक्स करो तो स्टार्ट होना शुरू हो जाए, रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, उसी को वेरी फास्ट बोल देते हैं। तो ये भी सही है। आगे वो क्या बोल रहा है, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नाउ फिगर इट आउट कि ये डिस्प्लेसमेंट है डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी दिस, नॉट करेक्ट। उसने पूछा है नॉट करेक्ट, तो हम ऑप्शन में इसको टिक करेंगे, इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेरी नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 13। अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट ऑन हीटिंग। अब देखो जी, ब्राउन अपीयरेंस किस मेटल का होता है, यार अपने दिमाग में खंगालने की कोशिश कीजिए। चलो फिलहाल तब तक हम आगे बढ़ते हैं। ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर बिकम्स ब्लैक सॉलिड, तो ये आपने ब्राउन और ब्लैक की जो कलर चेंज की कन्वर्जन है आपने बुक में जरूर पढ़ी होगी, याद करने की कोशिश कीजिए, ये बुक में है, आपकी एनसीईआरटी में है। ये ब्राउन टू आपका ब्लैक जो कन्वर्जन है वो आपके कॉपर के अंदर था। तो इसमें आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, बिल्कुल सही, कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड। कॉपर को जब आप हीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो वो उसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाता है, कॉपर की ऑक्साइड, और ये ब्लैक कलर की होती है, ब्लैक। और कॉपर जो है वो तो आपको पता ही है ब्राउनिश शेड का होता है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस, Fe और Fe2O3। ये आपके Fe को बर्न करना इतना इजी नहीं होता, आपको इसकी फाइलिंग्स लेनी पड़ती हैं बिल्कुल बुरादा, फिर ये कन्वर्जन होती है। और कन्वर्जन भी ऐसे नहीं होती, आपका जो रस्ट होता है वो भी ब्राउन की शेड होता है, ब्लैक की शेड नहीं होता। ठीक है, अच्छा Ag2Ag2S ये आपका ब्लैक होता है, बट इसमें जो Ag है वो ग्रेइश होता है। तो उसने क्या कहा है, ब्राउन टू ब्लैक का है, तो उसमें एक ही आंसर सुटेबल है और वो कौन सा है, कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द वेरी नेक्स्ट पार्ट। सिल्वर टर्न्स ब्लैक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डैश। तो ये आपका किसके अंदर आता है, कोरोजन के अंदर आता है। हमारे पास अक्सर जो सिल्वर की चीजें होती है, मेरे हाथ में रिंग है, ये सिल्वर की है, ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या होती है, ये ब्लैक हो जाती है। सिल्वर के हमारे जो भी ऑर्नामेंट्स हैं वो सारे के सारे ब्लैक हो जाते हैं। उसमें होता क्या है, अगर आपको रिएक्शन याद हो तो उसमें क्या होता है, हमारी H2S नाम की गैस होती है, इसके साथ मेरा सिल्वर कंबाइन करता है और ये बनाता है आपका
2s और साथ में क्या निकलता है आपका H2, सॉरी AgS बनेगा आपका, ठीक है। तो ये रहा हमारा Ag2s, सॉरी Ag2s, राइट। तो Ag2s जो है वो क्या होता है आपका ब्लैक कलर का एक आप कह सकते हो फॉर्मेशन हो जाती है सब्सटेंस की ऑन द सरफेस ऑफ सिल्वर आर्टिकल्स। चलिए जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस PbO प्लस NO2 प्लस O2। तो फिर से आपका क्या हो गया, ये बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन हो गया। तो ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट हम टेबल अपनी। अगर किसी को लगता है कि सर एमसीक्यू में बैलेंसिंग कहां आएगी, तो ये उसका प्रूफ है, एमसीक्यू में बैलेंसिंग भी आ सकती है। वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, जैसे आपके थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन हुआ करते थे वैसे आपके एमसीक्यू है। तो कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो अनटच्ड रहेगा, हर टॉपिक में से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये लीजिए जी, ये बन गया हमारा टेबल। इसमें बनाएंगे हम 3 कॉलम। पहले वाला होगा एलिमेंट्स का, दूसरा होगा रिएक्टेंट्स का और चौथा होगा आपके प्रोडक्ट्स का, ठीक है जी। तो हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं, पीबी, भैया ये जो पीबी है ये aqueous लेड होता है हमारा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है, और फिर हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। अच्छा, यहां पे काउंट कर लेते हैं। तो यहां पे हमारे पास पीबी के कितने एटम है, सिर्फ एक एटम है। अब यहां पर क्या है, मेरी एडवाइस है कि इसको हम एल्जेब्रिक से करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज यहां पर जो हमारे पास एक कंपाउंड है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और उसने वेरिएबल दिए भी हैं A B C, इसको आप D ले लो, अपनी तरफ से D ले लो, क्या मसला है, ठीक है। तो हमारे पास पीबी क्या है, A, क्योंकि एक एटम है तो 1 इंटू A कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। अच्छा, ये N इंटू 2, ब्रैकेट के बाहर 2 है तो आपका क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 2A। अच्छा, और मेरे पास O कितना है, ब्रैकेट के अंदर 3 है, दिस 3 विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस 2, 3 2 जा 6, सो दिस इज 6A, वेरी इजी। यहां पे आएंगे तो यहां पे आपका पीबी B हो जाएगा, ऑक्सीजन आपका एक यहां पे है तो आप B लिखोगे। फिर हमारे पास 2 एटम यहां पे हैं और वेरिएबल आपका C है तो प्लस 2C लिखोगे आप, और 2 हमारे पास यहां है तो यहां पे आप 2D लिख सकते हो, ठीक है, दिस इज 2D। अच्छा, नाइट्रोजन को देखा जाए तो ये रहा नाइट्रोजन, तो दिस विल बी, और कहीं नाइट्रोजन है, बिल्कुल भी नहीं, तो दिस विल बी C, दैट्स इट। अब आपको इन तीनों को सॉल्व करना है इक्वेशंस को, ठीक है। पहले मैं इक्वेशंस को लिख देता हूं। तो दिस इज A इक्वल्स टू B एंड दिस इज 2A इक्वल्स टू C एंड दिस इज 6A इक्वल्स टू B प्लस 2C प्लस 2D। अच्छा, इसमें रूल क्या था, इसमें था कि जो कंपाउंड सबसे बड़ा है उसके वेरिएबल को क्या कर दो 1, बस। अब यहां पे PbNO3 जो होल ट्वाइस सबसे बड़ा है तो आप क्या करो, लेट A इक्वल्स टू 1 कर दो। जैसे इसको 1 किया तो B भी क्या आ गया, 1 आ गया, C कितना आ गया, 2 आ गया, और यहां पे आपका D जो है वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6 प्लस सॉरी इक्वल्स टू, आपके पास B कितना है 1 प्लस ये कितना है 2 2 जा 4, और साथ में क्या रह गया 2D रह गया। इसको आप सॉल्व करते हो तो दिस इज 6 इक्वल्स टू 5 हो जाएगा आपका, ये 4 प्लस 1 इज 5, तो 5 प्लस ये हो जाएगा आपका 2D, सो देयरफॉर 2D इक्वल्स टू 1 एंड D इज इक्वल्स टू 1/2। अब यहां पे D की वैल्यू जो है वो रैशनल आ गई। अब आपको क्या एडवाइस किया जाता है कि जब भी रैशनल आए तो सभी वैल्यूज को, जो हमारी वैल्यूज आई हैं ABCD की, उनको कॉमन डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो पहले हम वैल्यूज लिख लेते हैं, ठीक है। तो वैल्यूज लिखने की जगह हम यहां बना लेते हैं, हमारे पास A आपका 1 था, B भी आपके पास 1 था, C आपके पास 2 था और D आपके पास 1/2 था। तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सो दैट जो नीचे वाला 2 है वो कैंसिल आउट हो जाए। सो दिस विल बी 3, this will be 2, this will be 4 and this will be 1, so this is 3 2 4, 3 2 4 आपका आ रहा है इसमें, एंड सॉरी ये आपका 2 है, सॉरी 2 into 1 is 2, so 2 to 4, 2 to 4 का ऑप्शन कहां पे है आपका, द वेरी फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। आपका उसके बाद 1 है, D को हमने 1 लिया है, उसके 3 ही आ रहे हैं, ये A की वैल्यू है, B की वैल्यू है, C की वैल्यू है, D की वैल्यू हमने अपनी तरफ से ली थी और वो बाय डिफॉल्ट 1 भी आ रही है, ठीक है। सो यहां पे आपकी वैल्यूज निकल चुकी हैं 2 to 4, सो ऑप्शन 15 का A पार्ट इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी खिचड़ी पक गई यहां पर, ये लीजिए जी, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर, तो ये वही रिएक्शन हो गया पहले वाला, मैं आपको लिख के दिखाता हूं रिएक्शन क्या है।
CaO plus H2O gives CaOH whole twice, और साथ में क्या निकलेगी आपकी, वेरी गुड, हीट निकलने वाली है, ठीक है। तो उसने पूछा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म इट्स सॉल्यूशन कॉल्ड लाइम वाटर, वेरी गुड, इसको आपको पता लग गया कि इसको हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट स्लेकिंग ऑफ लाइम एंड द सॉल्यूशन फॉर्म, कौन सी ट्रू है, ठीक है। तो यहां पे नॉट ट्रू नहीं है, ट्रू है जो, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है विदाउट एनी डाउट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है जी। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, नो, जब ये हमारा एक्सोथर्मिक हो गया तो एंडोथर्मिक दोनों टाइम पे कैसे हो सकता है, तो गलत है। सॉल्यूशन ऑफ द पीएच इज मोर देन 7, अब जरा इस पे ध्यान दीजिए, ये मेरे पास क्या फॉर्म हो रहा है, इज इट अ एसिड और अ बेस। एसिड होता है आपका जहां पर हमारे पास H के साथ जनरली क्या होता है, हमारे पास हाइड्रोजन होता है या कोई सल्फेट आयन होता है। मेटल के साथ जब OH हो, हाइड्रोक्साइड हो मेटल की, तो उसको क्या कहा जाता है, बेस कहा जाता है। तो भैया बेस की पीएच क्या होती है, मोर देन 7 होती है, लेस देन 7 होती है, बिल्कुल सही, मोर देन 7। तो सॉल्यूशन ऑफ द पीएच इज मोर देन 7। तो यहां पे दो ऑप्शन हमारे राइट हो गए। तीसरा, सॉल्यूशन ऑफ की पीएच जो है वो लेस देन 7, ऐसा हो सकता है, नहीं, एक टाइम पे या तो ज्यादा होगी या कम होगी। जब वो बेस है तो ऑटोमेटिकली उसकी पीएच क्या होगी, ज्यादा होगी, तो इसको तुम चूज कर नहीं सकते। सो दीज आर दी 2 राइट ऑप्शंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमारे पास है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के ऊपर क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ठीक है। द मोलार रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड, ये आपके साथ डिस्कस किया पिछले पीछे इसके सेम यही क्वेश्चन था, तो मैंने आपको वहां डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखाया था। मैं आपको समझाया था कि कैथोड पे कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन, C फॉर कैथोड, H फॉर हाइड्रोजन, दोनों क्या हो गए आपके कॉन्सोनेंट्स। O फॉर ऑक्सीजन एंड A फॉर एनोड, दोनों क्या हो गए आपके वोवल्स। तो ये ट्रिक थी याद करने की, कौन सी गैस कहां इवॉल्व होगी। अब कौन सी गैस ज्यादा इवॉल्व होगी, उसके लिए आपको सिंपल सा काम करना है, ये जो केमिकल इक्वेशन है इसको अपने जहन में रखना है, 2H2 प्लस O2, तो दैट मीन्स इसकी 2 वॉल्यूम और इसकी 1 वॉल्यूम, तो देयरफॉर रेशो क्या हो गई, 2:1। अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन की, तो बहुत कीनली ध्यान से क्वेश्चन को देखना है कि उसने आपसे हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन की रेशो पूछी है। कभी कभार वो क्या करता है, ऑक्सीजन इज टू हाइड्रोजन की पूछता है, तो नीड नॉट टू वरी, वो क्या हो जाएगी 1:2। फिलहाल उसने क्या पूछी है, बिल्कुल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की रेशो, तो वो क्या हो जाएगी आपकी 2:1। दिस इज द राइट ऑप्शन। चलिए जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल। ऑयल की स्टोरेज करनी है आपको, स्टोरेज करनी है लंबे समय के लिए। अब आपको पता होगा कि रेंसिडिटी में क्या कहा गया था कि हमारे जो फूड होते हैं जिनको बेसिकली जिनमें ऑयल यूज किया जाता है, तो ऑयल जो है वो प्रोलॉन्ग्ड अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहे तो उनके अंदर ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो ये दिक्कत किसके साथ है, ऑयल के साथ है। तो ऑयल जो है उसको स्टोर करने के लिए जाहिर सी बात है आपको एयर से क्या रखना पड़ेगा, दूर रखना पड़ेगा। तो ये वही पूछ रहा है कि लंबे टाइम तक ऑयल को फ्रेश रखने के लिए आप क्या करोगे। सो हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, जब वो रिएक्ट ही कर रहा है ऑक्सीजन के साथ तो ये तो हो नहीं सकता। नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, अब मेरे पास जो नाइट्रोजन है बिल्कुल सही, ये एक इनर्ट गैस होती है, बट क्लोरीन के साथ चांसेस हैं, क्लोरीन एक रिएक्टिव गैस है तो वो उससे रिएक्ट होकर खराब हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, अब CO2 जो है फिर ये भी हमारी एक क्या है, एक गैस है और एयर में ये भी प्रेजेंट होती है, ये भी हमारे खाने को क्या कर सकती है, खराब कर सकती है। अगर हम लास्ट वाले ऑप्शन पे आए हीलियम और नाइट्रोजन पे, दिस इज द राइट ऑप्शन। क्यों चूज किया मैंने, देखो जी हीलियम क्या है, आपकी इनर्ट गैस है, तो हीलियम तो वैसे इंटरेस्टेड नहीं है किसी के साथ रिएक्ट करने में। नाइट्रोजन गैस जो है वो नियरली इनर्ट है, आप बुक्स में पढ़ेंगे तो उसको लिखा जाता है कि नियरली गैस है, आपकी नियरली इनर्ट है, और यही रीजन है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ये अबव 70% पाई जाती है। भाई कोई चीज स्टेबल है तभी तो इतनी भरपूर मात्रा में पाई जा रही है, तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, हीलियम एंड नाइट्रोजन, ठीक है, विदाउट एनी डाउट। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। 2KClO3, ये हमारे पास एक रिएक्शन आ गया जी, और ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, और ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन जो था उसमें आपने ये हीट यूज किया और एक कैटलिस्ट यूज किया है MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट
इज ट्रू या इज आर करेक्ट अबाउट द रिएक्शन। ठीक है जी, तो ये पूछ रहा है कि इसमें हमारे पास ट्रू क्या है। तो पहला क्या है, इट इज अ कैटालिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर। अगर आप देखें तो कैटलिस्ट यूज हो रहा है तो कैटालिटिक रिएक्शन तो है, हीट भी आप दे रहे हो तो एंडोथर्मिक भी है। चलो वैसे तो ऑप्शन यही होना चाहिए इसका, बट हम आगे भी रीड कर लेते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अ क्लियर नो। भैया डीकंपोजिशन तो मान लिया, कॉम्बिनेशन कैसे हो गया? चीजें जुड़ के कोई एक अकेली चीज थोड़ी बन रही है, एक कंपाउंड है वो ब्रेक होके और चीजें दे रहा है, तो फॉल्स है। अच्छा, इट इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक इन नेचर। डीकंपोजिशन है बट क्या एक्सोथर्मिक है? नहीं, अ क्लियर नो। इट इज अ फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। कैसे? हम तो इसमें हीट यूज कर रहे हैं, तो भला फोटोकेमिकल कैसे हो गया? तो सारी बात का निचोड़ क्या निकला कि ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, देखिए वैसे अगर आपको जनरली होता क्या है कि जब वो बोलता है कि यहां पे उसने ऐसा कुछ नहीं लिखा, अच्छा यहां पे लिखा हुआ था जी, ठीक है, इज आर करेक्ट। जब वो इज और आर करेक्ट बोल दे फिर आपको चारों चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी है। बट जब वो स्पेसिफिकली मेंशन करे कि इज करेक्ट, तो जैसे ही आप ऑप्शंस को रीड कर रहे हैं और आपको पहला ऑप्शन ही सही मिल गया, टिक करके आगे बढ़ जाओ। बट जब वो इज स्लैश आर बोलता है देन यू नीड टू रीड दी ऑल, देन यू नीड टू रीड ऑल दी ऑप्शंस। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द वेरी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पोटैटो चिप्स दे आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ। तो जो हम कहते हैं ना कि जो अंकल चिप्स हैं उसमें अंकल चिप्स कम डालते हैं, गैस ज्यादा डालते हैं, तो वो गैस कौन सी होती है? तो ये तो आपको पता ही है, रेंसिडिटी के अंदर आपको बताया जाता है कि किन किन चीजों से आप रेंसिडिटी को अवॉइड कर सकते हो। वहां पे आपको बताया था कि भैया ड्राइंग है, ठीक है, पिकलिंग है, ठीक है जी, अच्छा एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स है, ठीक है जी, और आपके पास एक और था फ्लशिंग विद नाइट्रोजन। तो विदाउट एनी डाउट इसका आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन। ठीक है जी, हमारे पास जितने भी पैक्ड फूड होते हैं जो उनके अंदर गैस फिल होती है वो क्या होती है? आपकी नाइट्रोजन होती है, क्योंकि नाइट्रोजन मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि एक नियरली इनर्ट गैस है। ठीक है जी, सो आई होप आपको एमसीक्यूज पसंद आए होंगे, आपको आज की क्लास में मजा आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हमारी कोशिश होगी कि हमारे जो और चैप्टर्स हैं उनसे रिलेटेड भी एमसीक्यूज भी आपके साथ डिस्कस किए जाएं। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ब्रेक के बाद।